तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि 11th बायोलॉजी का हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस। सही है, फोटोसिंथेसिस के ऑलरेडी 4 लेक्चर हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5 एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ अवर सीरीज। इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा ये। इसके बाद हम कोई नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैंने आप लोग को लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कौन सा लेसन आप लोगों को पढ़ना है, कौन से लेसन्स आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं, वो जरा मुझे कमेंट करके बता देना। उसके हिसाब से मैं अगला उस लेसन को मैं स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, सो कमेंट जरूर से करना आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम तो नहीं, आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उस सेमेस्टर एग्जाम में कौन कौन से लेसन्स आने वाले हैं, उस लेसन्स के नाम जरा अपने कमेंट सेक्शन में डाल के रखना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। बढ़ते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर में। देखो, लास्ट वाले कुछ लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को C3 C4 पाथवे पढ़ाया हुआ था आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये सारी चीजें डार्क रिएक्शन के अंदर आती हैं, लाइट रिएक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सही बात है। आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों कैम प्लांट्स के बारे में। ठीक है, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, क्या ये प्रोसेस करते हैं, ज्यादा देखो बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ इस लेक्चर तक एंड तक बने रहोगे तो ये भी समझ में आ जाएगी कैम प्लांट्स होते क्या है, कैसे ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं और इनका मेनली कौन कौन सी चीजों में फंक्शन होता है। उसी के साथ साथ बच्चों एक और टॉपिक आज हम लोग लेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, आप लोगों को पता है ना, कि एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। तो वो सारी चीजों के बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करके रख लेना। काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, इसे अपने फोन में, सबके फोन में रहना ही चाहिए इसे। सही है। उसके बाद एक और चीज बता दूं, अगर आपको कोई डाउट होता है मुझसे, अगर आपको कभी कोई डाउट पूछना है, कभी आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, आप वहां पर आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलो आ जाओ, बात करते हैं बच्चों। देखो, अभी तक आप लोगों ने C3 C4 पढ़ लिया है। सही बात है, मैंने आप लोगों को C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बच्चों C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन, सिंपल डार्क रिएक्शन था जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता था, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर लेता था? RuBP एक्सेप्ट करता था। कौन सा एंजाइम हेल्प करता था? रुबिस्को। सही है, मैंने आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया ना। फिर उसके बाद कार्बन C3 साइकिल चलती थी और वहां से आपका ग्लूकोज मिल जाता था। पर उस रिएक्शन में एक दिक्कत थी, मैंने आपको बताया था। उस रिएक्शन में बच्चों अगर बहुत ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो प्लांट क्या करता था, अपना जो स्टोमेटा है उसे बंद कर लेता था ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए प्लांट से। सही बात है, ज्यादा जो वाटर है वो प्लांट से लॉस ना हो जाए। अब अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो पानी तो बाहर नहीं जाएगा, वो तो अच्छी बात है, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से अंदर नहीं आएगा और अंदर आपके प्लांट के जो ऑक्सीजन ट्रैप हो गया है बच्चों, वो ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा पाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब आपके प्लांट्स के अंदर, आपके प्लांट्स के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। समझ लो, इस केस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो रुबिस्को है वो होता है बच्चों कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करता है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग मतलब क्या, कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो उससे बाइंडिंग करेगा। सही बात है, जिससे ऐसा तो उसका ज्यादा प्यार थोड़ा CO2 की तरफ ही होता है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो वो CO2 को ही प्रेफरेंस देगा। पर अगर एक का भी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर ज्यादा हुआ तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसके साथ रुबिस्को बाइंड कर जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ आपका रुबिस्को बाइंड करवा देगा आपके RuBP को। सही बात है, वहां पर एक वेस्टफुल साइकिल चलती है बच्चों, वेस्ट साइकिल चलती है जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, फोटो रेस्पिरेशन। सही बात है। तो C3 प्लांट्स के अंदर होती है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेकार सी प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बेकार है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस प्रोसेस में बच्चों ना तो कोई आपका ग्लूकोज बनेगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऊपर से आपका जो CO2 है ना, पहले से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है और CO2 रिलीज हो जाता है इसमें से। समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और रिलीज क्या होता है, CO2। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक टाइप की रेस्पिरेशन है। पर ये रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है, सो इट इज अ फोटो रेस्पिरेशन। अब इस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए कुछ प्लांट्स खुद को मॉडिफाई किए बच्चों,
और वो बन गए C4 प्लांट। सही बात है, कुछ प्लांट्स ने क्या किया, खुद को मॉडिफिकेशन किया और वो क्या बन गए, C4 प्लांट। C4 प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं, ध्यान से सुनो, C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। सही है, तो मैंने आपको बताया था ना कि इनके अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं, एक आपका नॉर्मल मीजोफिल सेल और इस मीजोफिल के नीचे एक और सेल होता है बच्चों जिसे हम लोग बंडल शीथ सेल कहते हैं। और यहां पर इनके अंदर भी C3 साइकिल चलती है, पर वो कहां चलती है, इनके बंडल शीथ सेल में। सही बात है, इस बंडल शीथ सेल में ही आपका RUBP रखा होगा और यहीं पे आपका रुबिस्को पड़ा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, CO2 को एक अलग रास्ते से स्मगल करेंगे यहाँ इसके अंदर। समझ रहे हो, स्मगल करना मतलब समझ रहे हो कि यह आपका गैस है, जो CO2 है आपकी गैस है, इस गैस को हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हम लोग इसको मैलेट बना देते थे, याद है, हम इसे मैलेट बना देते थे। फिर ये मैलेट को हम लोग ट्रांसफर करते थे आपके अब बंडल शीथ सेल में। ठीक है, फिर बंडल शीथ सेल में क्या होता था, ये मैलेट एक आपका CO2 यहां से लूज कर देता था। ये लूज करके क्या बनाता था, पायरुवेट बनाता था। सही बात है, ये क्या बनाता था, पायरुवेट बनाता था और ये पायरुवेट वापस PEP में रीजनरेट करता था। तो वो हम लोग ने पढ़ लिया था कहां पे, आपके C4 प्लास साइकिल वाले लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4 ही था। सही है बच्चों, तो ये तो हो गई बच्चों, एक दिक्कत सॉल्व हो गई। अब कैम प्लांट्स क्या होते हैं, जरा बात करते हैं, आ जाओ जरा बात करते हैं कि आखिरकार कैम प्लांट्स क्या होते हैं और इनको हमें क्यों पढ़ना है। पहली बात ये जान लो कि कैम प्लांट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके क्रेनेशियस, ठीक है, क्रेनेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये कैम का फुल फॉर्म है। अब ये कौन से प्लांट्स के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है बच्चों हमको ज्यादातर डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। ध्यान से सुनो, ज्यादातर डेजर्ट प्लांट्स के अंदर हमें ये चीजें देखने मिलती है। समझ में आ रही बात, ठीक है, जैसे ओपुंशिया, ये एक टाइप का प्लांट है। तो इनके अंदर होता क्या है, देखो ये प्लांट कभी भी नहीं चाहते कि इनका वाटर लूज हो जाए। सही बात है, क्योंकि देखो ये प्लांट पहले से ही डेजर्ट के अंदर बैठे हुए। अब ये डेजर्ट के अंदर बैठे हुए तो पहले से ही इनके पास पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम इनके पास पानी है। सही है, तो ये कभी भी नहीं चाहते कि इनके अंदर से पानी लूज हो जाए, पानी इनके अंदर से निकल जाए बच्चों, ये कभी भी नहीं चाहेंगे। ये बोलेंगे कि यार फोटो रेस्पिरेशन हो तो हो, फर्क नहीं पड़ता, इनको फोटो रेस्पिरेशन से खतरा नहीं है, इनको खतरा है वाटर से। और अगर इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन रखा, अगर इन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन रखा तो बहुत सारा पानी इनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इन प्लांट्स के अंदर बच्चों कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ इनके अंदर चेंजेस हुए हैं, जिस चेंजेस से ये कम से कम पानी को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो वही प्लांट्स को हम लोग कैम प्लांट्स बोलते हैं, ऐसे ही प्लांट्स को हम लोग कैम प्लांट्स कहते हैं बच्चों। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, मान लो यहां पे बनाता हूं, चलो जैसे मान लो बच्चों ये कोई एक लीफ है किसी कैम प्लांट का, ठीक है, ये किसी कैम प्लांट का एक लीफ है। अब इस लीफ के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई बंडल चाहिए, वो सब सेल नहीं प्रेजेंट होते। यहां पे एक आपका पड़ा हुआ है मीजोडम, सही है, और इस मीजोडम में क्या पड़ा हुआ है आपका, क्लोरोप्लास्ट। यहां पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट है, इमेजिन कर पा रहे हो, यहां पे क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में एक साइड तो आपके रखे हुए हैं आपके थैलाकॉइड, ग्राना, वो सारी चीजें अलग से पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों डे टाइम की, कब की बात कर रहा हूं मैं, डे टाइम की बात कर रहा हूं, तो दिन के समय में इन प्लांट्स का क्या हालत होगा। दिन के समय में हमारे जो सूरज दादा है इनका प्रकोप बहुत ज्यादा होगा, सही है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट फेंकेंगे, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर ये बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ये प्लांट कभी नहीं चाहेगा कि ये अपने स्टोमेटा को ओपन करके अपना पूरा का पूरा पानी लूज कर दे। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है। सही बात है। एक्चुअल में तुम लोग एक बात बताओ, जो प्लांट्स है वो जितना भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जितना भी वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसका सिर्फ 1% पानी ही वो यूज करते हैं, समझ रहे हो, बाकी 99% जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन में ही चला जाता है, समझ रहे हो। और वो ट्रांसपिरेशन, अब आप लोग बोलोगे सर ट्रांसपिरेशन करने की जरूरत क्या है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही बच्चों जो नीचे का पानी है, ग्राउंड पानी है ना, वो ऊपर की तरफ आ पाता है। सही बात है ना। अब पानी को अगर ऊपर की तरफ बढ़ना है, मान लो 50-50 फुट लंबे पेड़ है, अब अगर पानी को ऊपर की तरफ जाना है तो उनको एंटी ग्रेविटी फोर्स लगानी पड़ेगी ना बच्चों, अभी तो वो ग्रेविटी के अपोजिशन में जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। अब उनके अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं हुई है कि भैया मोटर चालू किया और पानी ऊपर पहुंच गया, ऐसा तो नहीं कर सकते।
सही है। तो इनके अंदर होता है ट्रांसपिरेशन, एक पानी का मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, तो जब ये ए वाला पानी का मॉलिक्यूल ऊपर चला गया तो यहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी डिफ्यूजन हो जाएगा, तो ये पानी यहां मूव कर जाएगा। जब ये वाला पानी यहां मूव किया तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, तो नीचे वाला पानी यहां मूव कर जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करके पूरा का पूरा पानी ऊपर की तरफ मूव करता है और वहां पे डिफ्यूजन के जरिए आपका जो पूरा का पूरा पानी है वो ऊपर की तरफ पहुंचता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों डेजर्ट प्लांट्स की, जैसे कैक्टस है, ऑप्टियम है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। ऐसे जो प्लांट्स है बच्चों, इनका ये कभी नहीं चाहेंगे कि भैया हमारा पानी हो लूज, ठीक है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो पानी है वो लूज हो जाए, ये ज्यादा से ज्यादा अपने पानी को बचाना चाहेंगे क्योंकि इनके पास पानी है नहीं। सही बात है। तो ये डे टाइम में, जब दिन का समय होता है, जब डे टाइम होता है ना बच्चों, तो ये अपना स्टोमेटा बंद ही रखते हैं, समझ रहे हो। ये मान लो ये इसका स्टोमेटा है, तो ये क्या करेंगे, हमेशा अपने स्टोमेटा को बंद ही रखेंगे, ये अपना स्टोमेटा डे टाइम में कभी नहीं खोलेंगे। क्यों खोलेंगे नहीं भैया, अगर ये खोल दिए गलती से भी, मान लो इन्होंने अपना स्टोमेटा खोल दिया, तो यहां से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है इस प्लांट के अंदर, सब यहां से बाहर निकल जाएगा। और ये ना निकले इसीलिए ये सारे के, ये आपका स्टोमेटा है ना, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो ये आपका स्टोमेटा है, अच्छे से बना दो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीटली बंद है, ये क्या है, कंप्लीटली आपका स्टोमेटा बंद है, दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय स्टोमेटा बंद रखना पड़ेगा, वरना पानी सारा का सारा लूज हो जाएगा। अब दिक्कत यहां पे ये आ गई। अब प्लांट्स के लिए दिक्कत क्या है बच्चों, दिन के समय में जब लाइट है, दिन के समय में जब लाइट है, तो लाइट के समय में ही एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सही बात है। दिन के टाइम पे ही ना लाइट, आपके प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन चलेगी, सही है, लाइट रिएक्शन चलेगी, और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की वजह से आपकी डार्क रिएक्शन चलेगी। सही बात है ना, मैंने आपको समझाया ना, ये चीजें तो आप लोग ने लेक्चर नंबर 1-2 से देखी होंगी। तो लाइट रिएक्शन में आपका एटीपी NADPH बनता है, आपका लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPH बनता है, सही बात है। और इसके रिजल्ट से ही आपका डार्क रिएक्शन चलता है, ये बात आप लोग को पता है। लेकिन अब इस डार्क रिएक्शन को करने में बच्चों चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, दैट इज नॉट CO2। आपको चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पर कार्बन डाइऑक्साइड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं ट्रैप हो गया। जो बाहर का CO2 है बच्चों, ये तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्टोमेटा है वो बंद पड़ा हुआ है। सही बात है। तो बाहर से CO2 नहीं आ सकता। फिर अंदर जो ऑक्सीजन ट्रैप है, अंदर यहां पे कुछ ऑक्सीजन ट्रैप होगी, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं अपन, सेम कलर नहीं यूज करते ना। तो बच्चों यहां पे अंदर जो ऑक्सीजन ट्रैप है, ये ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा सकती, ये ऑक्सीजन भी यहां से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आपका स्टोमेटा बंद है डे टाइम के समय। दिन के समय आपका स्टोमेटा क्या है, बंद है। तो अगर दिन में ये स्टोमेटा खोलेंगे ही नहीं, तो भैया ये रेस्पिरेशन नहीं, माफ करना, फोटोसिंथेसिस कब करेंगे। और अगर ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे तो ये ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। सही बात है। तो इसके लिए इन्होंने एक तगड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, टेंशन मत लो, इन्होंने एक तगड़ी सी मॉडिफिकेशन अपने अंदर की है। बताता हूं, समझाता हूं कैम प्लांट्स क्या करते हैं। अब ये डे टाइम का सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया कि दिन में क्या हो रहा है प्लांट में। दिन में स्टोमेटा बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है भैया, ताकि ट्रांसपिरेशन रुक जाए, ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से हमारा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लूज ना हो। अब इसके बंद होने की वजह से ना CO2 अंदर आ पा रहा है, ना ही ऑक्सीजन बाहर जा पा रहा है। सही बात है। तो अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है। और बाहर तो भैया कह ही नहीं सकते ना, बाहर से कोई चीज अंदर आ ही नहीं पा रही है। सब बात समझ में आ रही है। अब ये प्लांट क्या करेगा, कैसे ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा। तो ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। वही सेम प्लांट, सेम लीफ, ठीक है, वही सेम लीफ। पर अब ये जो टाइम है बच्चों, ये है टाइम नाइट का। अब ये टाइम है बच्चों नाइट का, सिर्फ नाइट टाइम, या फिर सिर्फ नाइट लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो नाइट है, तो कौन आया हुआ है, चंदा मामा आए हुए हैं, क्या बनते चंदा मामा, है ना। तो केला बन गया, क्यों भाई, हाँ ऐसे ऐसे, अब सही है, अब सही है। चलो चंदा मामा को इतना रोल नहीं है।
अब है रात का समय। रात के समय में बच्चों वही सारी चीजें वापस बना देते हैं एक बार। ये है आपका मेसोफिल सेल, ठीक है, और इसके अंदर क्या पड़ा है आपका क्लोरोप्लास्ट। सही बात है। अब रात के समय में होगा क्या? रात के समय में बच्चों इसका जो स्टोमेटा है वो हो जाएगा ओपन। इसका स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। दिस इज द ओपन स्टोमेटा, ठीक है, दिस इज द ओपन स्टोमेटा। अब जैसे ही रात को स्टोमेटा ओपन हुआ, किसकी एंट्री होगी, किसका आगमन होगा भैया? तो किसका इंतजार था अंदर? अंदर तो इंतजार था CO2 का। सही बात है। तो CO2 क्या बोलेगा? ठीक है भाई, हम आ रहे हैं। तो जो बाहर CO2 प्रेजेंट है वो रात के समय क्या हो जाएगी बच्चों? यहां से एंटर कर जाएगी आपके सेल के अंदर। सही है। तो यहां पे क्या पहुंच गया आपका? CO2 पहुंच गया। और जो भी ऑक्सीजन यहां के अंदर ट्रैप थी, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? यहां से बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात? अब ये रात को CO2 लेके करेगा क्या प्लांट? क्योंकि रात को तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, रात को डार्क रिएक्शन चल ही नहीं सकती, और आप गैस को कभी स्टोर नहीं कर सकते। पहली बात, आप कभी भी गैस को कभी स्टोर नहीं कर सकते। प्लांट बोलता है ठीक है, नहीं स्टोर करना मेरे गैस को, मैं लगाऊंगा अपना तिगड़म। ये क्या करता है? ये बोलता है मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। ये क्या बोल रहा है? मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये मैंने आप लोगों को C4 में भी पढ़ाया था ना। तो ये जो CO2 है ना बच्चों, ये जाकर ऐड हो जाता है आपके PEP में। समझ रहे हो? ये जाके ऐड हो जाता है आपके PEP में। कौन ऐड करवाता है इसको? इसको ऐड करवाता है बच्चों पेप्केज, एक एंजाइम है। इधर लिख दो छोटा सा, पेप्केज, ठीक है। एक पेप्केज नाम का एंजाइम है जो क्या करवाता है? इस CO2 को ऐड करवाता है इस PEP के अंदर। जैसे ये PEP में ऐड होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? OAA, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ PEP इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? OAA now become 4 carbon compound. Why it become 4 carbon compound? Because an extra carbon from the carbon dioxide is added to the PEP. क्या बोला मैंने? एक एक्स्ट्रा कार्बन किसके अंदर था? ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऐड हो गया आपके PEP में। नो PEP के पास पहले से 3 कार्बन है, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। नाउ दिस 4 कार्बन कंपाउंड इज देन कन्वर्टेड इनटू मैलेट। सही है। फिर इसमें किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। सही बात है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि सर मैलेट में कन्वर्ट करके क्या करोगे? C4 में भी देखो हम लोग ने मैलेट में बनाया था। फिर मैलेट कहां जाता था आपके? मैंने बताया था ना, बंडल शीथ सेल में चला जाता था वहां पे, और फिर वो अपना CO2 रिलीज कर देता था, और वहां से फिर आपका रेस्पिरेशन, आपका फोटोसिंथेसिस हो जाता था। पर ये प्लांट क्या करेंगे? रात का समय है, कोई भी रिएक्शन अभी हो नहीं सकता, C3 साइकिल चल नहीं सकती, तो ये क्या करेंगे बच्चों? इस मैलेट को स्टोर करवा देंगे। कहां पे? आपके प्लांट के वैक्यूल्स में। आप सबको पता है प्लांट के पास बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, तो दिस इज द वैक्यूल। यहां लिख दो इसका आंसर, ठीक है। ये है आपका वैक्यूल। प्लांट का वैक्यूल काफी ज्यादा बड़ा होता है। सही है। तो ये जितने भी मैलेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं इस रात के समय, ये सारा का सारा मैलेट मॉलिक्यूल, ये सारा का सारा मैलेट मॉलिक्यूल कहां स्टोर हो जाएगा बच्चों? इस वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है। और पूरी रात यही चलता रहता है। पूरी रात कैम प्लांट्स के अंदर, ये कैम प्लांट्स की बात हो रही है, नॉर्मल प्लांट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो कैम प्लांट्स के अंदर पूरी रात यही चलता रहता है। रात के समय में CO2 अंदर आएगा, CO2 क्या हो जाएगा बच्चों? PEP में ट्रैप होगा, PEP किसको कन्वर्ट कर देगा? OAA में, OAA किसको कन्वर्ट कर देगा? मैलेट में, और ये मैलेट हो जाएगा स्टोर आपके वैक्यूल्स में। प्लांट्स के जो सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है, उस सेल के अंदर क्या हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा। सही बात है। मैंने ये वैक्यूल्स आपके क्लोरोफिल सेल के अंदर ही दिखा दिया है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सेल है ना, ये ऊपर वाला सेल, यहाँ पे वैक्यूल होगा, पर कोई बात नहीं, जगह नहीं था तो मैंने यहीं पे बना दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? रात का सिनेरियो समझ में आ गया। अब वापस आ जाओ दिन पे। अब वापस आ जाओ बच्चों दिन पे। ये हो गई दिन की समय। इसको मिटा दें, तो मिटा दो बच्चों, ठीक है। अब जैसे ही दिन हुआ, जैसे ही सुबह हुई, ये आपका वैक्यूल है, ठीक है। जैसे ही दिन हुआ, प्लांट ने क्या किया? अपना स्टोमेटा किया क्लोज, फटाक से अपना स्टोमेटा क्या कर दिया? क्लोज, क्योंकि डे टाइम आ गया है, दिन एकदम सूरज चढ़ गया है। अब हमें स्टोमेटा नहीं खोलना है क्योंकि पानी लूज हो जाएगा।
सही है, पानी लूज हो जाएगा, CO2 अंदर आ नहीं सकता, ऑक्सीजन बाहर जा नहीं सकता, बाहर में जाए। क्यों बाहर में जाए? क्योंकि भैया हमारे पास है मैलेट। हमारे पास रात भर हमने क्या काम किया है, पूरे प्लांट ने रात भर क्या काम किया है, मैलेट बनाने का। नाउ वी हैव मैलेट। सही है, वी हैव मैलेट। दिन में क्या होगा, दिन में आपका चलेगी फोटोसिंथेसिस पर। कैसे? अब ये मैलेट यहां से बाहर निकलेगा बच्चों, अब ये मैलेट क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा और ये यहां से रिलीज कर देगा CO2 को। समझ रहे हो, ये यहां से रिलीज कर देगा किसको, CO2 को, और ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरुवेट में। सेम है, सेम वैसा ही जैसा लास्ट टाइम पे था ना C4 साइकिल, वैसा ही है। ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, पायरुवेट में। नाउ पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। अगेन व्हाई इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, बिकॉज 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 इज लूजेस। समझ रहे हो, एक कार्बन आपके CO2 के फॉर्म में लूज हो रहा है, दैट्स व्हाई अब यहां पे क्या फॉर्म हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज नथिंग बट पायरुवेट। एंड दिस पायरुवेट कैन अगेन रीजनरेट, यहां पे लिख दूं रीजन लिख दूं, बस समझ लोगे, रीजनरेट लिखो, जगह नहीं है मेरे पास लिखने का। तो दिस पायरुवेट कैन अगेन रीजनरेट इनटू PEP। ठीक है, समझ रहे हो, ये वापस किस में रीजनरेट हो गया, PEP में जनरेट होगा, और यहां पे एक एनर्जी लगेगी। अब ये जो CO2 लूज हुआ है दिन के समय में, इसका क्या काम है, कुछ काम नहीं, वही सेम काम, ये इसको करेगा एक्सेप्ट RUBP। तो कौन एक्सेप्ट करेगा, RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को बच्चों। सही है, और कुछ नहीं, सिंपल है, अब तो आपको आता ही है। यहां चल जाएगी आपकी C3 साइकिल, समझ रहे हो, यहां पे क्या चल जाएगी, आपकी C3 साइकिल चल जाएगी, और यहां से आप क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है, तो डे टाइम में बाहर से CO2 लेने की जरूरत नहीं है। ये प्लांट ने क्या किया है, अपने CO2 को खुद ही स्टोर कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ मैलेट। सही है, नेचर ने क्या बोला कि भैया आप CO2 को स्टोर नहीं कर सकते, तो कैंप प्लांट बोला ठीक है, हम CO2 को स्टोर नहीं करेंगे, पर हम मैलेट को स्टोर कर लेंगे, बिकॉज मैलेट इज अनदर कंपाउंड ना, मैलेट इज अनदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप केमिकल्स को स्टोर कर सकते हो, गैस को स्टोर नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उस केमिकल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी उस गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल में कन्वर्ट कर दिया। सही बात है, तो वो केमिकल वहां पे बना, केमिकल का फॉर्मेशन हुआ, और वो स्टोर हो गया आपके वैक्यूल में। अब जैसे ही दिन हुआ, जैसे ही लाइट रिएक्शन शुरू हुई, लाइट रिएक्शन तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में शुरू हो जाएगी, जैसे ही लाइट रिएक्शन शुरू हुई, यहां से आपके मैलेट वापस कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, और उसने रिलीज कर दिया आपका CO2, और इस CO2 के साथ यहां पे क्या बन जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल सब में चलता है, C3 साइकिल बच्चों सब में चलता है। ये है आपके कैंप प्लांट। तो ये क्या है बच्चों, आपके कैंप प्लांट। समझ में आ गया, कैंप प्लांट इजी है। रात में कैसा हुआ, नाइट टाइम में कैसा हुआ, समझ में आ गया, डे टाइम में कैसा हुआ। अब एक सवाल और पूछते हैं बच्चे कभी कभी मुझसे कि सर डे टाइम में यहां पे ऑक्सीजन धड़ाधड़ बन रहा है, पर ये ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रहा। सही बात है, ऑक्सीजन जब लाइट रिएक्शन होती है, आप लोग को पता है ना, लाइट रिएक्शन जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो लाइट रिएक्शन में जो आपका ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड था, थैलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस था, वहां पे फोटोलाइसिस होता था, किसका, हाइड्रोलाइसिस होता था, सॉरी वाटर का, वाटर आपका मॉलिक्यूल टूटता था, तो वहां पे ऑक्सीजन बनता था। सही बात है, 2 H मॉलिक्यूल बनते थे, ऑक्सीजन बनता था और 2 इलेक्ट्रॉन बनता था। याद करो वो रिएक्शन में तो हम लोग को पढ़ाया है, वो आपका ऑक्सीजन तो बनी रहे। सही बात है, तो दिन के समय में बच्चों ये काम तो हो रहा है, पर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी तो बढ़ रहा है। सही बात है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या सर दिन के समय में इस प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा, सवाल ये है। तो बिल्कुल हाँ, इनके अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन होगा बच्चों। समझ में आ रही बात, इनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है, बिकॉज इन प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बोलते हैं भैया होने दो फोटो रेस्पिरेशन, चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा चलेगा, लेकिन पानी नहीं लूज होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। इनका देखो मेन मोटिव है, जो कैंप प्लांट्स है बच्चों, ये जो आपके कैंप प्लांट्स हैं, इनका मेन मोटिव है दे मस्ट स्टोर दी वाटर। ठीक है, इनको वाटर स्टोर करना है। स्टोर इन द सेंस मतलब क्या, स्टोर लिखना अच्छा वर्ड नहीं होगा, इनको सेव करना है, ये ज्यादा लूज नहीं कर सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं।
ऐसा भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना तुम लोग, लिख दो यार अपने हिसाब से। दे कैन नॉट लूज प्लेंटी ऑफ वाटर, समझ रहे हो। तो इनका मेन मोटिव है बच्चों पानी को बचाना। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, पर इनको पानी बचाना है। पानी नहीं ज्यादा लूज होना चाहिए, बिकॉज ये डेजर्ट प्लांट्स है बच्चों। कहाँ रहते हैं ये? डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, सही, जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया ओपियंशिया का, सही है, समझ में आ गया। सो दीज आर ऑल द कैंप प्लांट्स। ये थी अपनी बातें कैंप प्लांट्स के बारे में, इतनी ही चीजें हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग थोड़ा फास्ट ही खत्म कर देंगे, दैट इज नथिंग बट योर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स है बच्चों जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अगर वो थोड़े से भी कम ज्यादा होंगे तो उससे फोटोसिंथेसिस भी कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सो दो तरीके के फैक्टर हैं। अगर आप बात करो फैक्टर अफेक्टिंग में, तो दो तरीके के आपको फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे। एक है आपके इंटरनल फैक्टर, मतलब प्लांट्स के अंदर इंटरनल फैक्टर, जैसे समझ लो प्लांट के लीफ का जो लेंथ है वो कितना बड़ा है, प्लांट के लीफ के अंदर या फिर पूरे प्लांट के बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा क्लोरोफिल का उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर भी है जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से कौन कौन से चीजें रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों लाइट, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखा देता हूं तुम लोग को। वैसे देखो लाइट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं ताकि मेरे को वापस लिखना ना पड़े, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम लोग को वैसे ही लिख के बता दिया। तो मैंने तुम लोग को बताया बच्चों दो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस को। एक है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं? एक आपका लाइट, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका टेम्परेचर, एक आपका वाटर। और अगर मैं इंटरनल फैक्टर की बात करूं जो कि नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं आपके? एक आपके क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल, कितनी क्वांटिटी में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एक है आपका थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल की थिकनेस कितनी है। क्यूटिकल समझते हो ना, जो आपका पेड़ का तना है, जो साइड साइड के अंदर एक लेयर जमी हुई है, उसकी थिकनेस कितनी है। अगर उसकी थिकनेस ज्यादा होगी तो कम रेस्पिरेशन होगा। थिकनेस ऑफ लीफ, लीफ की थिकनेस कितनी है बच्चों? लीफ अगर पतला होगा तो कम उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगा क्लोरोफिल का, कम थिकनेस होगा तो उसके अंदर कम फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलेगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ज्यादा स्टोमेटा है तो ज्यादा CO2 अंदर आएंगे और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों लाइट की। नाउ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता है कि जितनी ज्यादा लाइट होगी, अब कौन सी लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू और रेड लाइट। बहुत सारे टाइप की लाइट होती है, आप लोगों को पता है ना, विबग्योर, बहुत सारे टाइप की लाइट होती है ना। तो दो प्रकार की ही लाइट आपके प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक आपकी ब्लू लाइट और एक आपकी रेड लाइट। कोई भी बच्चा ग्रीन लाइट लिखकर नहीं आएगा, सही बात है। अब पहली बात यह है कि जितना लाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जितना लाइट ज्यादा होगा बच्चों, उतना ही आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। तो इसका कुछ ग्राफ बनता है, ऐसे देखो, ऐसे ग्राफ बनता है। ये कलर नहीं चाहिए, चलो देखो ध्यान से सुनो, थोड़ी मैं सीधी लाइन बनाता हूं, पहले ट्राई करते हैं। ओके चलो, यहां पे मैं लिखता हूं लाइट और यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखें, कॉन्सेंट्रेशन या फिर फोटोसिंथेसिस लिख देते हैं डायरेक्ट, फोटोसिंथेसिस। अब क्या कह रही है आपकी बुक? आपकी बुक कह रही है बच्चों कि अगर, ध्यान से सुनो, आपकी बुक कह रही है कि अगर आप लाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, अगर आप लाइट बढ़ते जाएगी तो आपकी फोटोसिंथेसिस भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। आपकी फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी बच्चों? ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। पर एक टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये लाइट ऑप्टिमम पे पहुंच जाएगा। ऑप्टिमम मतलब क्या है कि भैया इतनी इंटेंसिटी बस है,
इससे ज्यादा इंटेंसिटी डालोगे तो भी आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, मतलब आप लाइट बढ़ाते चले जाओ फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। तो देख रहा है ये वाला पॉइंट जहां पे आपका दिख रहा है, ये वाला, ये जो जहां पे आपका ग्राफ क्या हो गया है, अब ऑप्टिमम क्वांटिटी पे आ गया, ये आपकी ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस क्वांटिटी है, ये आपका ऑप्टिमम लाइट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, योर ऑप्टिमम लाइट। समझ में आ रही है बात। और आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है पर मैं एक चीज आप लोग को और बताता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लाइट बढ़ाने लग गए, लाइट एकदम बढ़ाने लग गए तो कुछ टाइम बाद क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल टूटना शुरू हो जाते हैं और ये ग्राफ ना कुछ टाइम बाद आगे ऐसे गिर जाएगा, मतलब क्लोरोफिल अगर डिग्रेड होने लगेंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। पर आपके बुक में ये ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो आप ग्राफ को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। समझ में आया ये ग्राफ, समझ में आया। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके कंटिन्यू, आगे चले। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग को बात करना है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट अवर फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग को पता है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, अभी हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अभी इस दुनिया में टोटल 0.3%, 0.3 है कि 0.03 है, एक बार चेक करना, रुको मैं चेक करता हूं एक बार, लेट मी चेक बच्चों, हाँ 0.3, वेरी गुड, आता है मेरा मतलब कुछ, ठीक है। सो क्या कह रही है आपकी बुक, अच्छा चलिए देखते हैं। आपकी बुक कह रही है इस दुनिया में जितने भी गैस हैं, इस दुनिया में जितने भी गैस है उसमें 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम ये सोचते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कम करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कम करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। पर अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस चाहिए ना तो ये नंबर गलत है, मतलब गलत नहीं, मतलब ये नंबर कम है, समझ रहे हो, ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू आपके जितने प्लांट्स हैं। प्लांट्स के लिए 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है। आपकी बुक क्या कह रही है कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन नेचर में, अगर, ठीक है यहां पे लिख देता हूं, अगर मतलब इतना, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों नेचर में 0.3% से ज्यादा बढ़ के 1% हो जाए, अगर 1% कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो उस टाइम पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। समझ में आ रही बात, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, सही बात है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो CO2 है ये लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब ये थोड़ा कम फैक्टर है, कम प्रेजेंट है आपके नेचर में। तो मैं कह सकता हूं कि इसके वजह से आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज आपके नेचर में सिर्फ 0.3 है। आपकी बुक क्या कह रही है, अगर 1% हो जाए तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लगेगी। पर यहां से हमारे ऊपर भी जो दिक्कत आ जाएगी बच्चों, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही बढ़ता चला गया तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ जाएगा, सही बात है। तो ये पर्सपेक्टिव हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, सही है। और हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन मचा रहे हैं जिसकी वजह से CO2 बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, सही है, समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट है बच्चों टेम्परेचर। बात करें टेम्परेचर की। अब देखो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक ऐसी बात है बच्चों जहां पर एक एवरेज टेम्परेचर, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर पे आपका जो प्लांट है वो ज्यादा ऑप्टिमम क्वांटिटी दिखाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, जो भी मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस के लिए कहता हूं बेस्ट फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी बुक कह रही है टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इतने रेंज में टेम्परेचर होगा, अगर इतने रेंज में टेम्परेचर होगा बच्चों तो आपको फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम मिलने वाली है, सबसे ज्यादा, समझ रहे हो। बेस्ट फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, मैक्सिमम आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगी अगर आप रेंज कितने में दिखाओगे, 25 डिग्री से 30 डिग्री, ये पूछा जा सकता है MCQ में। फिर एक प्लांट होता है बच्चों ऑप्टिनम नाम का, ठीक है, ऑप्टिनम नाम का एक प्लांट होता है, उसको कितना चाहिए पता है, उसको 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए।
तो टेम्परेचर कितना चाहिए 55 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके किसी भी चीज का। ठीक है, समझ में आई बात? एक सेकेंड, मेरे को सिर्फ ये मिटाना था, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है। चलो यहां तक समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ, एक और फैक्टर है अपना लास्ट फैक्टर, दैट इज नथिंग बट अवर वाटर। आपको जैसा मैंने बताया बच्चों कि जो वाटर है, वाटर जो आपका है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें नहीं चाहिए। प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, जितना भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन वो एब्जॉर्ब करता है, उसका सिर्फ 1% यूज करता है वो। समझ रहे हो? उसका सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस में लगाता है, बाकी का 99% ट्रांसपिरेशन से निकल जाता है। पर ट्रांसपिरेशन फिर भी जरूरी है, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी कैसे हाइट तक पहुंचेगा प्लांट्स में? तो वाटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। दिस आर द 4 एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? इंटरनल भी मैंने आप लोगों को समझाई दी ऑलमोस्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट अ ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज योर ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये क्या है लिमिटिंग फैक्टर? देखो, आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, आप लोगों ने कभी आरडीएस सुना है? आरडीएस स्टेप सुना है क्या? जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अभी आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहां पे एक स्टेप होता है, जो स्टेप सबसे ज्यादा टाइम लेता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सही है? अब आपको नहीं समझाएगा तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी में ही समझाता हूं। चलो सपोज ये एक प्लांट है, अब इसको लाइट भी एकदम मस्त मिल रही है, इसको अलग कलर से बना देते हैं। इस प्लांट को बच्चों लाइट भी एकदम मस्त मिल रही है, ठीक है? तो मतलब इसको मस्त एकदम क्वांटिटी में लाइट मिल रही है। सही है? टेम्परेचर भी मिनिमल है, टेम्परेचर भी है वो आपका 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही है, तो मतलब यहां पे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छी खासी है, यहां पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी नॉर्मली यहां पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए ये सारे लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। मान लो यहां पे पानी की कमी है, मान लो यहां पर इसकी कमी है बच्चों, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये जो वाटर है ये आपका लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या? कि अगर आप वाटर, इस कंडीशन में अगर आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है। सिर्फ यहां पे लिमिटिंग फैक्टर कौन बना है आपका? दैट इज नथिंग बट योर वाटर। समझ में आया? एक और एग्जांपल समझाऊं। जैसे मान लो मान लो वाटर, चलो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मान लो वाटर भी आपका अच्छे से अवेलेबल है, वाटर भी आपका मस्त अवेलेबल है, ठीक है? सन भी है, वाटर भी मस्त है, सही है? CO2 भी अच्छा खासा है, सही है? और मान लो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन पे टेम्परेचर कितना है बच्चों? -18 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या? भले ही लाइट कितनी भी रहने दो, CO2 कितनी भी रहने दो, आपका टेम्परेचर कितना है बच्चों? -18 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। सो इस कंडीशन में आपका ये जो टेम्परेचर है ये बन जाता है बच्चों लिमिटिंग फैक्टर। सही है? और अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जनरली विच इज द लिमिटिंग फैक्टर, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि जनरली विच इज द लिमिटिंग फैक्टर, तो आपको बताना है बच्चों CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 0.3%। सही है? तो ये कम है कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, बहुत कम है। CO2 कितना चाहिए? 1% चाहिए बच्चों नेचर में, जो कि नहीं अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 0.3% अवेलेबल है। तो अभी के टाइम पे जो भी आपका एक नॉर्मल सा प्लांट होगा जिसको पानी वानी सब मिल रहा है, पर इसको CO2 इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। अगर मैं CO2 बढ़ाऊंगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी। सो जनरली CO2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आ गया? सो इसको हम लोग कह सकते हैं स्लोएस्ट फैक्टर। स्लोएस्ट फैक्टर समझ रहे हो? जो सबसे लोएस्ट कह सकते हो, फिर स्लोएस्ट कह सकते हो। क्लियर है?
क्लियर है? जो सबसे स्लो है, जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में है, वो आपका क्या है? लिमिटिंग फैक्टर। और ये बताया था हमें किसने? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में बताया गया था। क्लियर है? जैसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखते हैं ना, आरडीएस स्टेप लिखते हैं अपने केमिस्ट्री में। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को बच्चों। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए टू बी और बी टू सी बन रहा है, एंड सी इज अवर प्रोडक्ट। समझ रहे हो? सी इज अवर क्या है? प्रोडक्ट है। पर इस केस में अपना जो ए टू बी बन रहा है ना बच्चों, ये स्लो स्टेप है। ये क्या है? बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो ए से बी बन रहा है। तो इसे मैं बोलूंगा इट इज आरडीएस, मतलब इट इज अवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप से हमको पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट कितना है। तो वैसा ही कुछ आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वैसे ही कुछ आपका लिमिटिंग फैक्टर भी है बच्चों। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, जो सबसे स्लोएस्ट है, वही बताएगा कि कौन आपका लिमिटिंग है। समझ में आई बात? ठीक है। सो इसी के साथ बच्चों आपका ये जो लेसन है ये होता है यहीं पे फिनिश। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। अगला लेक्चर कौन सा स्टार्ट करना है ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट करना आप सभी बच्चे, ठीक है? आपके कौन कौन से लेसन आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो लेसन मुझे कमेंट करके बताना। जो भी लेसन पेंडिंग रहेंगे वो लेसन मैं अगला स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है। शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके स्कूल के या फिर आपके आसपास खेलने वाले मोहल्ले के बच्चे, उन सब तक ये वीडियोस को पहुंचा देना। सही है? ठीक है। सो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड कीप स्टडिंग।